नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखें हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते समाज का एक बड़ा हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इस चिंता को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। और आज जिस विषय पर हम बातचीत करेंगे वो है हिंदू मैरिज एक्ट। इससे जुड़े हुए कानूनी प्रावधान क्या है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसके अलावा और भी किसी तरह की कोई कानूनी समस्या आपके सामने हो तो आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल आप हमसे कर सकते हैं। नंबर हमारा लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल करके आप सीधे हम तक जुड़ सकते हैं। और बेहतर जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री राजेश लाठीगरा जी। राजेश जी, बहुत स्वागत सर आपका शो में आने के लिए। जब हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं तो बहुत संक्षेप में क्रक्स के तौर पर समझना चाहूँगा मैं कि हिंदू मैरिज एक्ट का रोल क्या होता है और क्या क्या मुख्य बिंदु इसके हैं, क्या चीज़ें निर्धारित होती हैं इसमें। जी देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एक बड़ा व्यापक एक्ट है जिसके अंदर मैरिजेस, डाइवोर्स और यहाँ तक कि बच्चों की कस्टडी, कुछ हद तक मेंटेनेंस, इस तरह के प्रोविजंस भी इसमें डाले गए हैं, जिससे जो दो हिंदूज़ के बीच में शादी होती है और जो उसकी वैलिड कंडीशंस होती है वो फुलफिल जब होती है तो एक वैलिड मैरिज कहलाती है हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। वो कंडीशंस है, कोई भी हस्बैंड वाइफ दोनों में से जिनकी शादी हो रही है वो पहले से मैरिड ना हो, इनकैपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ना हो, और वैलिड कंसेंट इस तरह की ना हो कि उनके मेंटल डिसऑर्डर की वजह से वो अनफिट फॉर मैरिज हो या फिर बच्चा पैदा करने में असमर्थ हो या पागलपन के दौरे पड़ते हो। लड़का 21 साल का होना चाहिए, लड़की 18 साल से ऊपर होनी चाहिए जी, और प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए दोनों, सपिंडास ऑफ ईच अदर नहीं होने चाहिए। ये कुछ 7 कंडीशंस हैं, जब फुलफिल होती है तो वो एक वैलिड मैरिज कहलाती है अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है। जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया है स्पेंडा ऑफ ईच अदर, तो ये चीजें क्या होती है? मैं जी, इसमें क्लोज रिलेशनशिप होती है, जो पार्टीज होती हैं उनके बहुत क्लोज रिलेशनशिप में, जैसे चाचा ताऊ, भाई बहन, ब्लड रिलेशन में हो गए, हाफ ब्लड रिलेशन में हो गए, इस तरह के रिलेशन जब होते हैं जो एक टेक्निकल टर्म में एसेडेंट्स और डिसिडेंट्स बोलते हैं, उस तरह के रिलेशन जब इनमें होते हैं तो वो मैरिज वैध मैरिज नहीं है अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट जी, और वो इनवैलिड मैरिज होती है, वो वॉइड होती है मैरिज एज पर सेक्शन। शादी की शर्तों से लेकर और किसी एलिजिबिलिटी शादी के लिए क्या होती है इस चीज को लेकर और तलाक तक की तमाम चीजें हिंदू मैरिज एक्ट में निर्धारित की गई हैं। जब हम तलाक के लिए बात करते हैं सर चीज में, तो ग्राउंड्स हिंदू मैरिज एक्ट में क्या क्या रखे गए हैं कि तलाक किस आधार पर आप ले सकते हैं? जी, उसमें सेक्शन 13 है जी, जिसमें डिक्री ऑफ डाइवोर्स डिसॉल्व होती है मैरिज, उसके कई आधार हैं, जैसे एडल्ट्री हो गया, डेजर्शन हो गया, क्रुएल्टी हो गई, या कोई भी हस्बैंड और वाइफ में से अपना हिंदू रिलीजन छोड़ के कोई दूसरा रिलीजन अडॉप्ट कर लेता है, वो एक ग्राउंड हो सकता है। और कोई इनक्यूरेबली ऑफ अनसाउंड माइंड है, जो उसका पागलपन ठीक नहीं हो सकता और बहुत ऐसे लेवल का है जो इनक्यूरेबल है, वो हो सकता है। किसी को इस तरह की छुआछूत की बीमारी टाइप हो, वो भी एक ग्राउंड हो सकता है। कोई लेप्रोसी हो, वो भी एक ग्राउंड हो सकता है। किसी ने संसार छोड़ दिया हो, रिनाउंसिएशन ऑफ वर्ड कहते हैं जिसको, वो भी हो सकता है हस्बैंड वाइफ में से। या फिर कोई जिसके बारे में जो लापता हो 7 साल से या उससे अधिक, कोई उसका अता पता नहीं है। तो ये सारे ग्राउंड 9 ग्राउंड है। इसके अंदर कोई भी ग्राउंड अगर पार्टी पे अवेलेबल है तो एग्रीड पार्टी अप्रोच कर सकती है सेक्शन 13 के अंदर डाइवोर्स के लिए। ठीक है सर, डिग्री ऑफ नलिटी के बारे में आपसे जानना चाहूंगा कि क्या होता है, इसके ग्राउंड्स क्या होते हैं, कंडीशंस क्या होती है? डिग्री ऑफ नलिटी 2 प्रोविजंस के तहत दी जा सकती है जी। डिग्री ऑफ नलिटी सेक्शन 11 है वॉइड मैरिजेस का। वॉइड मैरिजेस के अंतर्गत आता है 3 ग्राउंड्स हैं, जिसमें पहला ग्राउंड होता है कि पहले से हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई शादीशुदा है जी, तो ये वॉइड मैरिज है। और दूसरे ग्राउंड्स हैं कि
प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं हो सकती शादी, ऐसा कोई ग्राउंड है तो वो भी है, और सबपिंडास ऑफ ईच अदर ये है। ये 3 ग्राउंड ऐसे अहम ग्राउंड हैं जिसके बेसिस के ऊपर अगर कोई शादी हुई है, इसका कंट्रावेंशन है तो मैरिज वॉइड मैरिज होती है जी। ये डिग्री ऑफ नलिटी होती है। हाँ। और डिग्री ऑफ नलिटी सेक्शन 12 के अंदर जो होती है वॉइडेबल मैरिजेस में होती है जी। वॉइडेबल मैरिजेस के अंदर इम्पोर्टेंसी एक ग्राउंड है जी। एक ग्राउंड है कि शादी के टाइम पे वाइफ अगर प्रेग्नेंट है किसी और से तो वो भी एक ग्राउंड है शादी के इनका नलिटी के लिए। और कोई सेक्शन 5 की सब क्लॉज 2 की कंडीशंस का वायलेशन है, जैसे कोई इनकैपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट है ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, या फिर वो वैलिड कंसेंट दी गई है लेकिन वो इस तरह का नहीं है कि बच्चा हो सके, या वो दूसरी तरीके से वो वैलिड कंसेंट नहीं है, या फिर इस तरह के 2-3 ग्राउंड्स हैं जो वॉइडेबल मैरिज की कैटेगरी में आते हैं। ये सारे ग्राउंड्स हैं जिसके आधार पर डिग्री ऑफ नलिटी पास होती है। जी ठीक है, इसमें मैं वापस लौटूंगा आपके पास। इस वक्त बनारस से अशोक हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। अशोक, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? सर ऐसा है कि हमारे लड़की की शादी हुई थी 2014 में, एक्सीडेंट हो गया, लड़के का खत्म हो गया जी। उसके पास एक बच्ची है, वो कहीं शादी के लिए तैयार नहीं हो रही है, जाने के लिए तैयार है कि हम ससुराल रहे के ससुराल वाले रख नहीं रहे हैं। हाँ। और मुकदमा चल रहा है, कभी आदेश में जाएगा तो कभी छुट्टी हो जाएगा, तो कभी ट्रेनिंग हो जाएगा, तो कभी आदेश से बहस होगा। तो आदेश में रखें कि मतलब कम से कम 20 बार बहस हो चुका, 20 बार फाइल आदेश में गई, लेकिन इसका निर्णय कुछ नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं अभी? लड़की हमारी ससुराल जाए, रहे। ठीक है अशोक, पहले अपनी टीवी की वॉल्यूम पहले आप बंद कर लीजिए ताकि बेहतर तरीके से हम आपकी बात को सुन पाए और तरीके से। राजेश जी आपके पास में इसमें हस्बैंड की डेथ हुई है इनकी क्या? हाँ, इनके जो उनकी बेटी है उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, वो रहना चाहते हैं ससुराल में, लेकिन ससुराल वाले उसको रखना नहीं चाहते, और 4 महीने की उनकी बेटी भी है। देखिए इसके अंदर जो इनके हस्बैंड की डेथ हुई है, इनके हस्बैंड के मकान प्रॉपर्टीज होगी इनके नाम में, और इनके पास पूरा राइट है, वो मैट्रिमोनियल होम है इनका, और एंसेस्टर प्रॉपर्टी में भी इनके हस्बैंड का राइट होगा। वो राइट सक्सेशन से इनकी वाइफ के पास आता है जी। तो इनके पूरे राइट हैं उस मकान में रहने के, और वो उनका मैट्रिमोनियल होम है, वहाँ से कोई जबरदस्ती निकाल नहीं सकता। इसके अंदर इनको री एंट्री के प्रोविजंस हैं, चाहे तो वो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर भी इनका राइट बनता है, वो वहाँ से राइट लेके जो इनके इस तरह की क्रुएल्टी करी है उसमें भी इनको रेस्टोर होता है इनका पोजीशन, अगर इनको वो रख नहीं रहे अंदर। तो इस तरह के इनके पास कानूनी रेमेडीज हैं, जो ये लीगल रेमेडीज अप्लाई करके ये इनके पास ऑर्डर हो सकते हैं कोर्ट से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अशोक जी बेहतर सहायता आपको मिली है। उसके अलावा कोई और दिक्कत आपके सामने आती है तो आप सीधे हमसे जुड़कर बेहतर सहायता इस बारे में ले सकते हैं। सुनील हमारे दर्शक, सुनील अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? चलिए, और शिवम हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। शिवम अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते? जी शिवम। हेलो सर, मेरा आवाज पहुंच रहा है? हाँ शिवम, आपकी आवाज हम तक आ रही है, अपनी बात आप रखिए। यस सर। सर हैप्पी होली सर, आज होली है, होली का त्योहार है। जी शिवम, अपनी बात आप रखें। यस सर, मेरा ये कहना है कि ये जो शादी ब्याह, शिवम आपकी आवाज हम तक बहुत साफ नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। दरअसल तमाम दर्शकों से अनुरोध है कि आप जब भी हमें कॉल करें तो अपनी टीवी की वॉल्यूम पहले आप बंद रखें ताकि बेहतर तरीके से आपकी बात हम लोग समझ पाएं, सुन पाएं, और आप भी हमारी बातें बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो जब हम लोग बात करें डिग्री ऑफ नलिटी की, इसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि अगर कोई भी हस्बैंड और वाइफ अगर डाइवोर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहा है तो एक पिटीशन पीरियड होता है, 1 साल का तकरीबन ग्रेस पीरियड होता है कि उस वक्त के बाद ही आपको डाइवोर्स के लिए फाइल करना होता है। तो पिटीशन पीरियड वो किस आधार के लिए होता है, और उससे पहले अगर कोई करना चाहे तो क्या प्रोविजंस हैं? देखिए इसके अंदर जो जहाँ तक म्यूचुअल डाइवोर्स का सवाल है जी। जो सेक्शन 13B के अंदर डिफाइन किया हुआ है, उसके अंदर तो मैंडेटरी है प्रोविजन। उसके अंदर तो 1 साल का आपको सेपरेशन का पीरियड चाहिए। उसके बाद आप फर्स्ट मोशन फाइल कर सकते हैं। फर्स्ट मोशन अलाउ होने के बाद 6 महीने का पीरियड होता है कूलिंग पीरियड, अगर दोनों पार्टीज की रजामंदी बन सकती है, अपनी विड्रॉ कर सकते हैं कंसेंट, तो सेकंड मोशन का भी एक उन पर प्रोविजन होता है जी। अब जहाँ तक दूसरे ग्राउंड्स की बात है, डाइवोर्स अगर आप दूसरे ग्राउंड्स पे मांगती है कोई एक पार्टी, क्रुएल्टी हो, डेजर्शन हो, या कोई सा भी ग्राउंड हो, उसके अंदर सेक्शन 14 है, वो डिफाइन करता है, कहता है आपके 1 साल की रेस्ट्रिक्शन है सेक्शन 14(1) के अंदर, कि आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ती है उसके अंदर कि हमारा जो 1 साल का, अगर 1 साल से पहले लगाना के लिए कोई उनके पास रीज़न बनता है तो उसमें 2 चीज़ें देखी जाती है। एक तो एक्सट्रीम हार्डशिप टू पटिशनर जी,
और एक्सट्रीम डेप्रेवेटिव ऑन द पार्ट ऑफ द रेस्पोंडेंट, यानी कि कोई ऐसी हार्डशिप है जो बहुत एक्सेप्शनल नेचर की है और कोई ऐसी नीचतापूर्ण काम किया हुआ है रेस्पोंडेंट ने, क्रूरतापूर्ण काम किया हुआ है जिसकी वजह से उनके पास ग्राउंड बनता है पटिशनर के पास। तो इन ग्राउंड के ऊपर सेक्शन 14(2) के अंदर प्रोविजन है जिसमें वो जा सकते हैं। इसके ऊपर एक जजमेंट भी था ऑनरेबल हाई कोर्ट का, अरविंद कुमार वर्सेस निर्मला भारती का 3/8/2011 का जजमेंट था, जिसके अंदर इसको कंफर्म किया गया है सेक्शन 14(2) के अंदर कोई ऐसी कंडीशन बनती है शादी के इमीडिएटली बाद भी डाइवोर्स फाइल किया जा सकता है इन ग्राउंड में जो सेक्शन 13 के अंदर दिए गए हैं उन ग्राउंड्स के ऊपर जी। तो ये एक प्रोविजन है कि उसके अंदर कोई ऐसा 1 साल का रूल जरूर है, उसमें प्रोविजन मैंडेटरी जरूर है, लेकिन आप एप्लीकेशन लगा के कोर्ट कंसीडर करती है कि आपके पास क्या एक्सट्रीम हार्डशिप हो रही है पटिशनर को, या दूसरा ऐसा कौन सा ग्राउंड है जिसकी वजह से आपका 1 साल का पीरियड वेव किया जाए और आपकी पहले सुनी जाए। ठीक है, इस वक्त सर मेरठ से मनिंदर सिंह हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। मनिंदर, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हाँ सर, मैं हेलो जी सर, मैं मेरठ से मनिंदर से बात कर रहा हूँ। हेलो जी मनिंदर, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, अपनी बात आप रखें। हाँ सर, मेरी शादी 2014 में हुई थी सर। जी हेलो सर, मेरा मनिंदर मनिंदर, आपकी आवाज दरअसल पूरी तरह से साफ नहीं हम तक नहीं आ रही, शायद नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम है। बहरहाल आपका नंबर हम तो जरूर पहुंच गया है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन टीम की तरफ से आपको जल्द कॉल जाएगा और बेहतर सहायता आपकी इस बारे में की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए। सर, जो हम लोग बात कर रहे थे कि प्रोसीडिंग डिग्री पास करने की क्या क्या होती है, उसमें ये भी जानना चाहूंगा कि इसमें चाइल्ड कस्टडी की जब बात आती है या फिर जॉइंट प्रॉपर्टी की बात आती है तो इसमें क्या क्या प्रावधान है? इसमें सेक्शन 23 है जिसमें जो प्रोसीडिंग्स होती है डिग्री पास करने की, वो देखा जाता है कि उसके अंदर कोई इनवैलिड चीज़ नहीं है, कोई ऐसा कोर्ट को मिसलीड ना किया गया हो और कोर्ट उसमें हर पहलू पे कन्विंस होने के बाद हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए डिग्री पास करती है उसके अंदर जी। और उसके अंदर अगर हम बात करें इंटरिम मेंटेनेंस की, मेंटेनेंस पेंडेंट लाइन या कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स की बात करें तो वो सेक्शन 24 में हस्बैंड या वाइफ एप्लीकेशन लगा सकता है जिसके तहत उनको इंटरिम मेंटेनेंस मिल सकती है ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द केस। वो एक प्रोविजन होता है, टेम्पररी बनाया जाता है क्योंकि हार्डशिप है, किसी को फाइनेंशियली उसके पास इतना सक्षम नहीं है कि वो कोर्ट के मुकदमे की प्रोसीडिंग भी खर्च कर सके या मेंटेनेंस को जरूरी है, तो वो सेक्शन 24 में डिसाइड किया जाता है। इसके अंदर अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था जो कुसुम शर्मा वर्सेस महेंद्र कुमार शर्मा के केस के अंदर पास हुआ था 14 जनवरी 2015 को। उसके अंदर एक व्यापक रूप से एक एफिडेविट देना होता है दोनों पार्टीज को, जो 3 पार्ट्स में है, ABC 3 पार्ट्स में है। ए पार्ट के अंदर 1 से लेके 10 पार्ट हैं, उसके अंदर असेट्स लायबिलिटी बतानी होती है दोनों पार्टीज को अपनी, दूसरे में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और अपनी पूरी जानकारी देनी होती है, तीसरे के अंदर आपको पूरा अपना डॉक्यूमेंट्स क्या क्या दे रहे हैं उसकी डिटेल्स देनी होती है। और उसमें एक प्रोविजन ऐसा होता है कि अगर आप उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन झूठी देते हैं तो सेक्शन 191 के तहत गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, तो वो 193 इस तरह के प्रोविजंस के अंदर आपको 7 साल तक की सजा तक का भी प्रोविजन है जिन आईपीसी के सेक्शंस के अंदर, वो भी हो सकती है अगर आप कुछ गलत जानकारी उसके अंदर देते हैं। तो ये सारा प्रोविजंस है और ये मेंटेनेंस का है। उसके बाद अगर हम सेक्शन 25 की बात करते हैं, आएंगे उसके बाद हम लोग करेंगे। जैसे इस वक्त ऊना से राहुल हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। राहुल, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हेलो राहुल, अपनी टीवी की वॉल्यूम पहले आप बंद कर लें ताकि बेहतर तरीके से आपकी आवाज हम लोग सुन पाए। जी सर। जी जी सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल राहुल, बताइए। जी सर, मैं ठीक हूँ। जी सर, मैं आपसे बात करना चाहता था, बस और कुछ नहीं। चलिए, शुक्रिया राहुल आपका हम तो जुड़ने के लिए। और सर, जो हम लोग बात कर रहे थे कि जुरिडिक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं कि केस कहाँ फाइल किया जाना चाहिए, तो ये चीज़ कैसे निर्धारित होती है? इसमें देखिए केस फाइल करने के लिए 3 तरह की जुरिडिक्शन बन सकती है। पहले जुरिडिक्शन जहाँ पर रेस्पोंडेंट रहता है वो जुरिडिक्शन बन सकती है आपका केस फाइल करने के लिए HMA में। दूसरी जुरिडिक्शन जहाँ पर दोनों पार्टी लास्ट रिजाइडेड, द प्लेस वेयर बोथ द पार्टीज लास्ट रिजाइडेड एज हस्बैंड एंड वाइफ विच इज अ मैट्रिमोनियल होम ऑफ द पार्टीज, वहाँ पर बन सकती है जुरिडिक्शन। तीसरी जुरिडिक्शन जहाँ पर वाइफ रहती है, अगर वाइफ है तो उनका जहाँ प्लेस ऑफ रेजिडेंस है वहाँ भी जुरिडिक्शन बन सकती है। तो ये 3 जुरिडिक्शन डिफाइन की गई है जो उसकी लोकल लिमिट्स के अंदर फैमिली कोर्ट के अंदर डाइवोर्स पिटीशन या दूसरी मेंटेनेंस पिटीशन वगैरह फाइल की जा सकती है। तो ये प्रोविजन इसके इस तरह से है। ठीक है। अगर सर कोई डिग्री पास हो जाती है डाइवोर्स की, उसके बाद कोई व्यक्ति शादी करना चाहता है तो उसका प्रोसीजर क्या है? क्या कुछ वक्त तक टाइम पीरियड कोई होता है कि उतने वक्त तक आपको रुकना होगा या कुछ और फॉर्मेलिटीज होती हैं? ये उसमें देखिए सेक्शन 15 है जिसमें
बताया गया है कि अगर जब अपील का पीरियड होता है वो तो बाद में होता है, लेकिन जो पहले आपका डिक्री ऑफ डाइवोर्स हो गया है तो उसके अंदर जो अपील का पीरियड होता है, वहाँ तक आपको रुकना होता है। उसके बाद आप शादी कर सकते हैं, वो लैप्स होने के बाद। दूसरा ये है कि जहाँ पर अपील का पीरियड, कोई अपील का प्रोविजन बाकी नहीं रह गया, दोनों पार्टी की जैसे कंसेंट डिक्री है, कंसेंट म्यूचुअल कंसेंट पे डाइवोर्स है, उसके अंदर आप इमीडिएटली कर सकते हैं। या इस तरह का हो सकता है कि आपका जो अपील करी है और अपील डिसमिस हो गई है तो वो डिसमिस होने के बाद आप कर सकते हैं। जी। ये 2-3 चीज़ें हैं जो आप मद्देनजर रख के उसके बाद जो ये प्रोविजन पूरे फुलफिल हो जाते हैं उसके बाद आप शादी कर सकते हैं दोबारा। इसमें कोई लीगल रोक नहीं है आप। ठीक है सर। जो बाईगैमी के बारे में हम लोग सुनते हैं सर, तो बाईगैमी क्या होती है, इसको कैसे डिफाइन किया गया है कानून के अंतर्गत भी, और इसके क्या फिर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत इसके अंदर प्रावधान है? इसमें पनिशमेंट डिफाइन की गई है जो आईपीसी के तहत होती है, सेक्शन 17 के अंदर जी, पनिशमेंट फॉर बाईगेमी। तो ये पनिशमेंट ऑफ बाईगेमी का है कि अगर मान लीजिए दो वाइफ रखता है और 2 वाइफ रखने पे दूसरी वाइफ जो होती है वो कंप्लेंट फाइल कर सकती है, इसके ऊपर वो प्रूव होने के ऊपर इनको पनिशमेंट हो सकती है। तो इस तरह के प्रोविजंस भी इसके अंदर हैं। बाकी अगर हम बात करें बच्चे से रिलेटेड या जॉइंट प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो सेक्शन, अगर हम सेक्शन 25 को लें तो इसके अंदर एलिमनी सेटल हो सकती है, पार्टीज की कोर्ट डिसाइड कर सकता है, उसमें मेंटेनेंस परमानेंट डिसाइड हो सकती है। उसके अंदर अगर हम 26 पे आए तो 26 के अंदर बच्चे की कस्टडी से रिलेटेड मैटर होते हैं, बच्चे के एजुकेशन, इंटरिम कस्टडी, जो प्रॉपर उसके वेलफेयर के लिए प्रोविजंस बना सकती है कोर्ट इंटरिम, वो बना सकती है सेक्शन 26 के अंदर। 27 के अंदर जॉइंट प्रॉपर्टीज के मामले डिसाइड हो सकते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ की कोई जॉइंट प्रॉपर्टीज हैं तो उसके ऊपर भी डिसीजन फैमिली कोर्ट ले सकती है किसी भी HMA की प्रोसीडिंग्स के दौरान। तो उसमें जॉइंट प्रॉपर्टीज होती है, उसके ऊपर भी कोई ऑर्डर या डिसीजन पास हो सकता है जी। और सेक्शन 28 है वो अपील का है, अपील किसी भी ऑर्डर या किसी के अगेंस्ट भी करनी हो तो सेक्शन 28 में होती है वो, जिसमें 30 दिन का समय होता है पार्टीज को अपील करने का। सर क्या जो 1 साल का पीरियड दिया जाता है कोर्टशिप के लिए, वो शायद इसलिए चीज़ें होता है कि ताकि आप लोग एक दूसरे को चीज़ें समझ लें और अगर बहुत ज़रूरी हो तभी आप डाइवोर्स फाइल करें। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो 1 साल का पीरियड दिया गया है कि आपका सेपरेशन होना चाहिए, और फिर जो म्यूचुअल कंसेंट है तो वो जो 6 महीने का पीरियड है वो क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि इन फिट ऑफ एंगर कि दोनों पार्टीज को कोई गुस्सा आ गया और उन्होंने पिटीशन फाइल कर दी, तो एक कूलिंग पीरियड अगर हम उसको कह सकते हैं कि इनका गुस्सा शांत हो जाए और ये कुछ अपना इरादा पलटना चाहते हो, डाइवोर्स ना देना चाहते हो, कुछ इनका रिकंसिलिएशन पैचअप के चांसेस हो, तो उसके लिए कोर्ट बहुत एफर्ट्स करती है, इसमें मीडिएशन में मैटर भेजे जाते हैं। सर अगर डाइवोर्स की डिग्री पास होने के बाद जी अगर उस वक्त फिर अगर पार्टनर चाहें एक साथ आना तो क्या कानून या हिंदू मैरिज एक्ट इसकी इजाजत देता है? देखिए, एक बार आपकी डिक्री ऑफ डाइवोर्स पास हो गया, चाहे किसी भी वजह से पास हो गया, तो उसके बाद आप बिल्कुल सेपरेट हैं, आप इंडिविजुअल हैं, अपने डिसीजन किसी भी तरह से अपनी लाइफ से रिलेटेड और मैरिज के रिलेटेड ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप शादी के बाद आप हस्बैंड वाइफ नहीं रहे तो आपको फिर दोबारा से शादी होगी, वो प्रक्रिया पूरी HMA के एज फ्रेश मैरिज आपकी होगी, उसी तरह से आपका गवर्न किए जाएंगे लॉ जो होते हैं। वो डिग्री ऑफ डाइवोर्स तो एक बार पास हो गया था और फाइनलिटी अटेंड कर ली उसने, तो वो तो अपनी जगह रहेंगे। ठीक है जी। जो हम लोग सर चाइल्ड कस्टडी की बात करते हैं तो चाइल्ड कस्टडी में आमतौर पर देखते हैं कि माँ को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कि बच्चे माँ के पास ज़्यादा रहें, लेकिन क्या अगर पिता अगर चाहता है कि बच्चे उसके पास रहें तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके पास हो सकते हैं कि वो कोर्ट में अपनी बात रखे और बच्चे फिर उनके पास रहें? ये सारे केस के तथ्यों पर आधारित बातें होती हैं, ये टोटल सर्कमस्टांसेस होते हैं। उसमें सबसे जो पैरामाउंट होता है जो गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट के अंदर है, और वो सारे प्रोविजंस होते हैं कि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड देखा जाता है जी। और जो इंटरिम पोजीशन, क्योंकि बच्चा इन प्रोसीडिंग से उसका कुछ लेना देना नहीं होता, वो अफेक्टेड ना हो इन चीज़ों से। हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट हो, चाहे वो डाइवोर्स के डिस्प्यूट हो, चाहे मेंटेनेंस के डिस्प्यूट हो, तो बच्चा तो एक के पास ही रहेगा परमानेंट। और उसमें अब प्रोविजन बड़े फ्लेक्सिबल हो गए हैं, कुछ टेम्पररी कस्टडी के प्रोविजंस हो गए हैं कि अगर वाइफ के पास है तो उसको कुछ टाइम के लिए हस्बैंड पे शेयरिंग बेसिस पे हो सकती है कस्टडी, उसके अंदर इंटरिम कस्टडी हो सकती है, कुछ टाइम के लिए उसके पास रहे, और उसमें विजिटेशन राइट हो सकते हैं, मीटिंग राइट्स होते हैं, इस तरह के बहुत सारे इसमें प्रोविजंस हैं जो कोर्ट सारे पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए ऑर्डर्स एप्रोप्रिएट पास कर सकती है। ठीक है सर। अगर हम लोग कोई दंपति है डाइवोर्स लेना चाहता है म्यूचुअल कंसेंट से, तो क्या हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसे भी कोई प्रावधान है ताकि उनको कम से कम रोका जा सके या फिर उनकी काउंसलिंग की जा सके? तो काउंसलिंग के लिए कोई प्रावधान होता है सर यहाँ पर? जी, इसमें देखिए काउंसलिंग का जो
म्यूचुअल कंसेंट पे लेते हैं 13B1 में, तो B1 में फर्स्ट मोशन फाइल होता है, उसके अंदर आपको फर्स्ट मोशन पिटीशन फाइल करनी पड़ती है। उसमें भी 2-3 महीने लगते हैं कि 1-2 बार आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है, थोड़ा टाइम लगता है उसमें भी। आपके पास उसमें भी चांस है, कोर्ट बार बार पूछती है कि आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई फोर्स या फ्रॉड तो नहीं कर रहा, कोई आपके साथ कोई दबाव तो नहीं डाल रहा कोई आपके साथ, या आपकी कोई मिलीभगत तो नहीं है, इसमें कोई अल्टीरियर मोटिव्स आप इसमें अचीव करना चाहते हो। तो इस तरह की बहुत सारे पहलुओं को मद्देनजर रखा जाता है इन चीज़ों के अंदर भी। और उसके बाद अगर कोर्ट को लगता है अप्रोप्रिएट है तो वो उसको मीडिएशन सेंटर में भेजते हैं कंसिलेशन के लिए, जहाँ पर एक अच्छे वातावरण के अंदर दोनों का माइंड को रीड करके मीडिएटर को इसमें ट्रेनिंग दी गई होती है कि वो इन चीज़ों को कैसे डील करना है इस तरह के मैटर। जो जॉइंट प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, हमारे दर्शक हैं, उनका ईमेल के द्वारा सवाल आया था कि वो उनकी वाइफ दोनों वर्किंग थे और वाइफ के नाम पर उन्होंने प्रॉपर्टी ली थी हस्बैंड ने, जी ठीक है, और पैसा भी हस्बैंड ने अपनी सैलरी से दिया है, अपनी कमाई से दिया है, जो वो खुद जो कमा रहे थे। उसके बाद अब डाइवोर्स की बात आती है, तो वो प्रॉपर्टी जिसमें पैसा उनका लगा है लेकिन वाइफ के नाम पर उन्होंने वो प्रॉपर्टी ली है, तो अब उस प्रॉपर्टी पर किसका अधिकार होगा? कि वाइफ के पास ही वो प्रॉपर्टी बनी रहेगी डाइवोर्स के बाद या फिर इनके पास वापस आएगी? देखिए, इसके अंदर जो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट है वो लागू होते हैं, क्योंकि बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के अंदर ये एक्सेप्शंस हैं कि अगर हस्बैंड अपने पैसे से प्रॉपर्टी वाइफ की नाम में लेता है तो वो वाइफ की मानी जाती है जी। वो आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये प्रॉपर्टी मेरी हो गई, क्योंकि ऑस्टेंसिबल ओनर जो है वो वाइफ है जी, प्रत्यक्ष मालिक वाइफ है, लेकिन पैसा लगा है हस्बैंड का जी। लेकिन कुछ एक फैसले ऐसे हुए हैं, अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक फैसला हुआ था जिसके अंदर हस्बैंड ने पिटीशन लगाई थी कि ये प्रॉपर्टी मैंने खरीदी और मैंने अपनी सैलरी में से पैसा दिया, और उसके बाद जो वाइफ छोड़ के चली गई है और दोबारा रीमैरिज भी कर ली है, तो उस केस के अंदर वो प्रॉपर्टी पूरी हस्बैंड के नाम वापस आ गई थी जी। तो इस तरह के भी प्रोविजन है। ये सब फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह के फैक्ट्स है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, बेहतर जानकारी इस मामले में देने के लिए और दर्शकों की समस्याओं में बेहतर उनकी सहायता करने के लिए। इंडिया लीगल सर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति के पास समान रूप से बेहतर तरीके से सही वक्त पर न्याय पहुंचे। इस मामले में अगर कोई भी दिक्कत आपके सामने आती है तो हम यहाँ मौजूद हैं आपके लिए, हर कानूनी दिक्कत में, हर कानूनी समस्या में आपके लिए बेहतर और मुफ्त निःशुल्क कानूनी सहायता के साथ। नमस्कार।